एक बात याद करना, क्लास 11 की बात है कि एनएलएम में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेट को बदलना है। स्टेट मतलब स्टेट दो तरीके का हो सकता है, आइदर द ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन। अगर उनका स्टेट बदलना है तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। सो लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक बड़ा सा पत्थर है, देयर इज अ बिग स्टोन फॉर एग्जांपल, इसका m मास है, इसको हम एक्सीलरेट करवाना चाहते हैं f फोर्स लगा के। इज दैट क्लियर? और हम क्या लिखते हैं, दैट इज f इक्वल टू m इनटू a। a क्या है? एक्सीलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलना चाहता है, ऐसे करके समझ, वेलोसिटी बदलना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? अभी इस पत्थर का स्टेट चेंज करना कितना डिफिकल्ट होगा वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। स्टेट चेंज करना कितना डिफिकल्ट है वो मास बताता है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। याद आ रहा कुछ? जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेट चेंज करना मुश्किल होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? हेवियर द स्टोन, more will be the mass, more will be the inertia, more will be the tendency of this stone to continue its previous state. अगर ये रेस्ट में है तो इसको मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत बड़ा पत्थर है जो कि मूव कर रहा है, उसको रोकना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इनर्शिया बेसिकली टेंडेंसी शो करता है, और इसका मेजरमेंट का कौन देता है? इसका मेजरमेंट मास देता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया। ऐसा ही कुछ फिलोसफी हम ईएमआई के केस में भी लगा सकते हैं। सोचो तुम्हारे पास कोई सर्किट है, सोचो एक सोलिनॉइड है, लेट अस इमेजिन देयर इज अ सोलिनॉइड, एंड मुझे पता है कि अगर इसके थ्रू करंट जो है वो वैरी करे, करंट अगर चेंज करे या चेंज करना चाहे ओके, चेंज करना चाहे, तो इसमें क्या डेवलप होता है? देयर इज अ बैक ईएमएफ व्हिच इज डेवलप्ड, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है ना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बैक ईएमएफ भी बुलाते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? बैक ईएमएफ भी बुलाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और उसका वैल्यू कितना होता है? देखो, दैट इज E इक्वल टू L di by dt। ये होता है। मैं सिर्फ अगर साइन को इग्नोर करूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो ईएमएफ का वैल्यू होता है L di by dt। यहाँ पर करंट बदलना चाहता है, करंट बदलना चाहता है। जैसे कि अगर मैं इस केस के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ पर हम वेलोसिटी बदलना चाहते थे, लेकिन वेलोसिटी बदलना कितना मुश्किल है वो मास बता रहा था। सिमिलरली ऐसे एक सर्किट में करंट बदलना, करंट अगर बदलना चाहे वो कितना मुश्किल होगा, वो इंडक्टेंस L का वैल्यू बताएगा। L जो है, इट विल प्ले द पार्ट ऑफ इनर्शिया, इट विल प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया। द फिलोसफी इज कंपेरेबल, बिकॉज बात को समझो। L का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको हम बैक ईएमएफ भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको? बैक ईएमएफ भी बुलाते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ का वैल्यू भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ में आया? तो करंट अगर ग्रो करना चाहेगा, उसको अपोजिशन कितना मिलेगा, उसकी ग्रोथ को रुकावट कितना मिलेगा, वो ये ईएमएफ बोलेगा, और ईएमएफ का वैल्यू डायरेक्टली L पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज़्यादा उस सर्किट का इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा करंट को अपना स्टेट बदलना। बात समझ में आया? तो एक इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टेंस L जो है वो मास का रोल प्ले करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, स्टे विद मी, अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये जो डिस्कशन मैंने बोला है इसको लिख के रखो, बहुत इंटरेस्टिंग सा फिलोसफी है। ठीक है? अच्छा, देखो एक कहानी याद करो। हमें ये पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पसंद करते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे लव ईच अदर, राइट? अभी अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं, इफ आई पुल देम अपार्ट, राइट टू अंडरस्टैंड, इफ आई पुल देम अपार्ट, मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, आई एम पुलिंग देम अपार्ट अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। सो व्हाट विल हैपन? there will be an increment, there will be an increase in the potential energy of the system, right? And where will the potential energy be stored? The potential energy will basically be stored in the region of electric field. बात समझ में आया? The potential energy will be stored in the region of electric field. उस potential energy को अगर हमको फिर से रिकवर करना है, फिर से रिटर्न लाना है, तो हम इन दोनों चार्जेस को फ्री छोड़ देंगे। तो ये दोनों चार्जेस अपने आप एक दूसरे के पास जाना चालू करेगा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू करेगा। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिकवर कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ कहानी इस चैप्टर में भी हम बताएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता था, सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। मैं तुमको इसका लॉजिक दूंगा, अभी सुनो। मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक एनर्जी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। इज दैट क्लियर? सिर्फ फर्क यह है कि इस कहानी में चार्जेस इन्वॉल्व थे, राइट, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और मैग्नेटिक एनर्जी की कहानी में करंट इन्वॉल्व होगा, बस यही डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एनर्जी कैसे स्टोर करता है, ये समझ नहीं आया। दिस माइट बी अ डाउट दैट यू मे बी फेसिंग, तो मैं तुमको इसका फील देता हूँ कि कैसे। ठीक है, देखो, लेट अस से दिस इज ए वायर जिसमें एक इंडक्टर प्रेजेंट है और ये एक इंडक्टर है, एंड दिस इज वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ इंक्रीजिंग करंट, राइट। और मैंने तुमको बताया था कि व्हेनेवर यू लुक एट एन इंडक्टर, और इंडक्टर ऐसे एक सर्किट में है, ऐसे एक रास्ते में जहाँ पर करंट बदल रहा है, तो तुम इंडक्टर को अपने दिमाग में एक बैटरी जैसा ट्रीट कर सकते हो। कैसे ट्रीट कर सकते हो? कमाल, कैसे ट्रीट कर सकते हो? एक बैटरी जैसा ट्रीट कर सकते हो। एंड इन दिस केस, एज बिकॉज द करंट इज इंक्रीजिंग, इट विल बिहेव लाइक दिस। दिख रहा है ये बैटरी का पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। और जो एक्सटर्नल करंट है, चलो मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो ये एक्सटर्नल करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। बात समझ में आया? तो एक बात बताओ, ये जो बैटरी है, जो ये बैटरी इस इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये बैटरी को ध्यान से देखो, इट इज रिसीविंग करंट। ये जो बैटरी है जो कि इस इंडक्टर के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंडक्टर को तुम बैटरी जैसा ट्रीट कर सकते हो, ये करंट को रिसीव कर रहा है। और मैंने तुमको इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था कि बैटरी करंट अगर छोड़ेगा तो वो डिस्चार्ज होता है, करंट बैटरी अगर करंट रिसीव करता है तो वो चार्ज होता है। सो दिस इज ए केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। मतलब ये जो करंट आता है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आता है, ये पता ना तुमको। ये जो करंट है, ये जो चार्जेस है, ये अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करके लाता है। जब वो रेजिस्टर के थ्रू पास करता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देता है। और वही करंट जब इंडक्टर के थ्रू पास करता है, वो जो एनर्जी है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने, अच्छा चलो मैं डायरेक्शन फिर से सोचना नहीं चाहूँगा, मतलब इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का एनवायरनमेंट है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसको फील कैसे करोगे? बैटरी को देखो, दिस बिहेविंग लाइक ए बैटरी, और ये जो बैटरी है करंट को रिसीव कर रहा है, करंट को रिसीव कर रहा है, तो ये बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। मतलब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी is getting stored in the inductor। ठीक है, अभी जब तक करंट ग्रो करेगा तब तक एनर्जी स्टोर होगा इस इंडक्टर में। एज लॉन्ग एज करंट ग्रोस, ध्यान देना, एज लॉन्ग एज करंट ग्रोस, एनर्जी gets stored in inductor। एनर्जी जो है इंडक्टर में स्टोर होते रहता है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन इफ करंट इज डिक्रीजिंग? इस बात को देखो, जब करंट डिक्रीज करना चालू करेगा, इस बैटरी के पोलैरिटी को देखो, ये इस तरफ करंट भेज रहा है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इन दिस केस दिस बैटरी इज डिस्चार्जिंग। देखो, बैटरी इस डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग का मतलब ये है, ये जो इंडक्टर है, एज बिकॉज करंट डिक्रीज कर रहा है, इंडक्टर में जो ईएमएफ है वो डिक्रीज को अपोज करेगा, इट विल ट्राई टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। तो बेसिकली ये जो इंडक्टर है, ये करंट सर्किट में मेंटेन कर रहा है। बात समझ में आया? और मेंटेन करने के लिए इसको एनर्जी सर्किट को देना पड़ेगा। दिस डिस्चार्जिंग मतलब इट इज गिविंग एनर्जी टू द सर्किट, गिविंग एनर्जी टू द सर्किट। बात समझ में आ रही है? बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, जो कि एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पर वो एनर्जी लूज कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो इंडक्टर है इसके अंदर तो कोई केमिकल सोल्यूशन नहीं है कि उसके पास स्टार्टिंग से ही एनर्जी था। तो डिस्चार्जिंग के केस में
जब करंट डिक्रीज करता है, जब करंट डिके करता है, तब ये इंडक्टर एनर्जी सर्किट को सप्लाई करता है। तो इंडक्टर के पास ये एनर्जी आया, तो कहाँ से एनर्जी आया? तो यहाँ से आया। बिकॉज करंट अगर गिरना चालू करेगा, डेफिनेटली उसके पहले करंट बढ़ा तो होगा ना, 0 से I तक तो पहुंचा होगा ना, उसके बाद ना करंट डिक्रीज करना चालू करेगा। तो करंट जब ग्रो करता है, तब इंडक्टर क्या करता है? अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सुनाई दिया? इंडक्टर क्या करता है? अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और ऐसा अगर सिचुएशन आता है जहाँ पर करंट डिके करना चालू करे, करंट सर्किट में गिरना चालू करे, तो वही इंडक्टर अपने अंदर उसने पहले वाले सिनेरियो में जो एनर्जी स्टोर करके रखा था, उसी एनर्जी को फिर से रिटर्न सप्लाई करना चालू करता है। बात समझ में आए? तो ऐसा कुछ कहानी है, इसको पॉज करके रखो। अभी हम इसको क्वांटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली एक इंडक्टर में जब सर्किट में आई करंट होता है, तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? पॉज करो, इसको लिखो, मिटा रहा हूँ। ओके ओके, अभी इस सर्किट को देखते हैं, लूप रूल यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स यूज द लूप रूल इन दिस केस, दैट इज प्लस ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अभी मैं ई को क्या लिख सकता हूँ? ई को लिख सकता हूँ दैट इज आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी लेट अस मल्टीप्लाई आई इन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इज आई स्क्वायर आर, और यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज एल आई डी आई बाई डी टी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से लिख रहा हूँ, लेट अस से ई आई दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर प्लस एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं हर एक टर्म का मतलब समझाऊँ, ई आई क्या है? दैट इज द पावर सप्लाइड बाई द बैटरी। ठीक है ना? आई स्क्वायर इंटू आर क्या है? दैट इज द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। बात को समझो, इतना एनर्जी दिया गया था पर सेकेंड, और पर सेकेंड रजिस्टर के थ्रू इतना हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया, और बाकी जो ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स मैं इसको डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। इन दिस केस दिस इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट इज डी यू बी बाई डी टी लिखता हूँ, और फील्ड आएगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी। सो इन दिस केस दैट इज एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, डी टी डी टी गेट्स कैंसल्ड, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इनिशियली करंट 0 था तो एनर्जी भी 0 मान लेता हूँ, करंट आई तक पहुँचा, इसको हमने यू लिख दिया, तो ये कितना होगा? दिस इज यू दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। So this is the very famous expression of magnetic energy. ठीक है, इसको याद रखना, सिंपल सा है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। अभी हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके लिए मैं सोलिनॉइड को लेके डिस्कस करूँगा। लेट अस टेक द केस ऑफ ए सोलिनॉइड। इन सोलिनॉइड के केस में यू इक्वल टू हाफ एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट n square into v, right? v is the volume of the solenoid, half l I square. So ध्यान से देखो यहाँ पर u by capital V, दिख रहा है? u by capital V, that is total energy divided by total volume, that is called as what? Energy density, energy per unit volume, उसको हम छोटा u से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट स्क्वायर कर देते हैं, म्यू नॉट था, म्यू नॉट स्क्वायर कर दिया नीचे, और एक म्यू नॉट लिख दूंगा, 2 पहले से था। ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर आ गया, यहाँ पर I स्क्वायर आ गया। एंड व्हाट इज म्यू नॉट एन आई? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। एक बात बता के रखना चाहूँगा कि इवन दो दिस इज डिराइव्ड फॉर ए सॉलिनॉइड, ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कन्फिगरेशन के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ अगर कंपेयर करूँ कैपेसिटर वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इन दिस केस क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकते हैं। एक मिनट, इन दिस केस अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पर Q का काम
आई कर रहा है, जस्ट कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, हाफ ऑफ दोनों तरफ है, एंड एल इन दिस केस इज कंपेरेबल टू 1/c, है ना। एल इन दिस केस इज कंपेरेबल टू 1/c। और ध्यान से देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर ई स्क्वायर है, एंड म्यू नॉट और एप्सिलॉन है, देखो 1/म्यू नॉट, इन दिस केस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यहाँ पर 1/म्यू नॉट इज प्लेइंग द पार्ट, इज बीइंग प्लेड बाय एप्सिलॉन नॉट इन दिस इक्वेशन। सो दिस टू इक्वेशंस आर वेरी सिमिलर, हाफ एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, इस चीज़ को याद रखना, हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इस कंसेप्ट को आगे जाके हम और भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, फिलहाल इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।